गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज हम वर्कशीट नंबर 11 सॉल्व करेंगे। कौन सी 11? जो कि किसकी है? एसएसटी की है, सामाजिक विज्ञान इतिहास पार्ट 2 का। ठीक है, जो कि 8th क्लास के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम मेंशन करेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम, डेट ज़रूर मेंशन करेंगे, यानी 2 नवंबर 2020। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में यानी पूर्व में आगमन कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। औरंगजेब मुगल बादशाहों के सबसे आखिरी और शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। यानी जब उनकी मृत्यु हो गई तो दूसरे सूबेदारों ने अपने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली, यानी अलग कर ली थी। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। ये एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे देश के नीति निर्धारक बन बैठे। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे संभव हुई, इंडिया में कैसे आई, तो चलिए भी नीचे लिखा हुआ है, समझाया गया है, तो हम समझते हैं इसे अच्छे से। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब में व्यापार बच्चे मतलब बिजनेस, समझ रहे हैं ना, का चार्टर, या चार्टर मतलब इजाजतनामा हासिल किया। क्या हासिल किया? किससे? एलिजाबेथ से पूरब में व्यापार का चार्टर यानी इजाजतनामा हासिल कर लिया था। तो इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का एकाधिकार मिल गया था। क्या हो गया था? इसके अनुसार, यानी जो उनको इजाजतनामा मिला था उसके अनुसार कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एकाधिकार मिल गया था। यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती थी। यानी अगर कोई दूसरी कंपनी आना चाहती तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसे आने नहीं देती, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एकाधिकार जमा रखा था। समझ में आया बच्चे यहाँ तक? और इस कंपनी ने इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके अलावा क्या था बेटा? इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। बच्चे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या टारगेट था कि ये लोग क्या करते थे कि अपने इंडिया से चीज़ें खरीदते थे और बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदते थे, और ये ले जा करके यूरोप में इसे बहुत ही महंगी, बहुत ही ऊंचे दाम पर इसे बेच देते थे। काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाते थे ये लोग। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। किसने बना लिया था? पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक, यानी यूरोप के बाजारों में बच्चे भारत के बनी हुई कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा जबरदस्त मांग में थी? सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, ये सारे मसाले हैं जो कि हमारे किचन में पाए जाते हैं। लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी की जबरदस्त मांग थी। काली मिर्च को तो बेटा काला सोने के नाम से भी जानते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी यूरोप के बाजारों में इन चीजों की बहुत ज्यादा मांग थी, डिमांड थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। ठीक, क्या होने लगा बच्चा? मुनाफा घटने लगा। फिर कह रहे बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ में कंपनियों के बीच लड़ाइयां शुरू हो गई। क्या हो गई? कंपनियों के बीच लड़ाइयां शुरू हो गई। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी।
क्या कर दी, बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले ही दुखी थे। जाहिर सी बात है, सारा मुनाफा ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही थी, और जो राज्य के मुनाफा कमाने के खोने के कारण व्यापारी कंपनियों से दुखी थे। कौन दुखी थे? उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा था, यानी जो राजा महाराजा थे उनका टकराव ईस्ट इंडिया कंपनी मुनाफा सारा कौन कमाने लगा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और दुखी कौन थे? जो राजकीय शासक थे, यानी राजा महाराजा लोग थे, तो उनको राजस्व मिलता नहीं था, वसूली मिलती नहीं थी। वो सारा कौन किसके पास जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो इस सब से ये लोग बहुत दुखी थे। तो क्या आगे चलते हैं, देखते हैं बेटा कि उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं, यानी बंगाल के सूबे को हम देखते हैं क्या इसमें हुआ था। 1651 ईस्वी में, यानी 1651 में ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई थी। कौन सी? 1651 यानी 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई थी, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। ठीक है। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 यानी 1696 तक आते आते कंपनियों ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया, और 1698 यानी 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है, यानी सबसे पहले कोलकाता का नाम क्या था? कालीकता था, जो अंग्रेजों ने नाम रखा था उस गांव का। फिर बाद में क्या बना? ये कलकत्ता, और अब इसका नाम क्या है बच्चे? कोलकाता। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए, शुल्क बच्चे यानी टैक्स, ठीक है, शुल्क यानी टैक्स चुकाए व्यापार कर सकती थी। फिर से एक बार मैं ये रिपीट कर दूं बच्चे, कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया था। क्या प्राप्त कर लिया था? फरमान प्राप्त कर लिया था, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी, यानी जो कंपनी थी बिना शुल्क बिना टैक्स के ही अपना बिजनेस कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, न कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। नतीजा ये हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया था। किसने किया था बच्चे? मुर्शिद कुली खान ने किसका विरोध किया था? अंग्रेजों का। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने निजी व्यापार के लिए भी शुल्क चुकाने से इनकार, निजी यानी जो उनका अपना खुद का बिजनेस था उसका शुल्क चुकाने से, टैक्स देने से इनकार कर दिया था, जिससे बंगाल के राजस्व वसूली बहुत कम हो गई बंगाल में। और उस वक्त मुर्शिद अली खान जो थे बंगाल के नवाब थे, ठीक है, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फायदा मिला? तो क्या फायदा मिला बेटा? चलिए इसका आंसर हम करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि व्यापार के एकाधिकार चार्टर से कंपनी को पूर्व में व्यापार का अधिकार मिल गया था। मतलब इंग्लैंड से कोई भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, यानी कोई कॉम्पिटिटर नहीं कर सकता था इनसे। इसलिए कंपनी समुद्री पार नए इलाकों में सस्ती वस्तुएं खरीद कर महंगे दामों पर यूरोप में बेच दिया करती थी। ठीक है बच्चे, ये पहले का आंसर था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। दूसरे का आंसर क्या है बेटा कि यूरोपीय भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा था? तो बेटा इसका आंसर ये है, ये देखिए, ये यूरोप के बाजारों में भारत के बने
ठीक है। बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची की जबरदस्त मांग थी। ठीक है, क्या मांग थी? जबरदस्त मांग थी। और सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच में बढ़ती स्पर्धा यानी कंपटीशन के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा था। तो इससे क्या हो गया? दूसरे का आंसर यहाँ से ले करके यहाँ तक आप लिखेंगे। ठीक है बच्चे, आगे हम चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है आपका? आगे का क्वेश्चन क्या है कि बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया था? तो बेटा सबसे लास्ट में मैंने अभी आपको समझाया था, ये देखिए क्यों किया था कि यहाँ पे हालांकि यह अधिकार सिर्फ बंगाल कंपनी को मिला था, ना कि अफसरों के। यहाँ पे अफसरों ने क्या किया था? अपने निजी व्यापार, अपने बिजनेस के लिए उन्होंने शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया था। शुल्क चुकाने से यानी कोई भी टैक्स देने से इनकार कर दिया था। तो बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद अली खान ने राजस्व वसूली के लिए उन पर प्रेशर डाला, लेकिन वो नहीं माने, जिससे बंगाल के राजस्व वसूली में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। नतीजा ये हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध कर दिया। तो बेटा आपका तीसरे का आंसर ये है। क्यों किया था? क्योंकि मुर्शिद कुली खान ने वसूली यानी उनका जो टैक्स था वो नहीं पे कर रहे थे। अंग्रेज लोग, अफसर लोग जो थे वो निजी व्यापार का भी जो टैक्स शुल्क होता था वो भी नहीं देते थे, जिससे मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। आगे चलते हैं बेटा। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका? चौथा क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है? आपके जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा आप इसे विस्तार से समझाएं। तो बच्चे एकाधिकार का मतलब क्या था कि जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कंपनी आ गई थी एलिजाबेथ से, उन्होंने इजाजतनामा ले लिया था और उनसे कोई भी कंपनी उनका कोई उनसे होड़ नहीं कर सकती थी कि उनके आगे जा सकती। ठीक है, तो उनका वहां पे एकाधिकार था, यानी उन्हीं की चलती थी और कोई नहीं चला सकता था। तो यहाँ पे बेटा हम लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में डेली इन सब चीजों का सामना करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शिक्षा के क्षेत्र में मैं यहाँ पे समझा रही हूँ बच्चे, आप अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शिक्षा के क्षेत्र में क्या था बेटा? बहुत सारे स्कूल मनमानी फीस ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शिक्षा का अधिकार हमें मिला हुआ है, यानी हमारी जो गवर्नमेंट फीस का लगाएगी वही तो हम दे देंगे, लेकिन कुछ स्कूल्स मनमानी करते हैं। ठीक है, फीस बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एकाधिकार शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और दूसरा बच्चे क्या है, आप देख लीजिए, आप सब्जी लेने चले जाइए, मनमानी तरीके से लोग सब्जी बेच रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? लोग अपना एकाधिकार दिखा रहे हैं। तो इन सब चीजों का हम डेली सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल का हॉस्पिटल ले लो बच्चे, बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटल्स, तो बहुत ही चिकित्सक के क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। हर तरह से लोग अपना मनमाने तरीके से फीस वसूल करते हैं, यहाँ पे भी वो अपना एकाधिकार दिखा रहे हैं। तो बच्चे आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो और इसे आप सभी अपनी कॉपी में करेंगे। बेटा तीसरे का आंसर ये यहाँ पे करा था मैंने, इसे आप देख के कर लीजिएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिना शुल्क दिए व्यापार कर रही थी, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी। इसी कारण से बंगाल के नवाब ने कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो ये बेटा तीसरे का आंसर ये था। तो आप सभी इसे अच्छे से करेंगे। और बेटा ये चौथे का आंसर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी को अपने हिसाब से, अपने जीवन के किसी भी उदाहरण के हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है एकाधिकार, लोग मनमाने तरीके से फीस वसूल कर रहे हैं। ठीक है, बाजार में आप चले जाइए, मनमाने तरीके से लोग पैसे ले रहे हैं। चिकित्सक के यानी मेडिकल हॉस्पिटल में आप चले जाइए, बहुत से हॉस्पिटल्स मनमाने तरीके से फीस वसूल कर रहे हैं। तो इसको ये एकाधिकार में ही आएगा, यानी कोई किसी का नहीं, आप अपने मनमानी तरीके से कर रहे हैं। तो बच्चे सभी बच्चे इसे कॉपी में करेंगे, करने के बाद अपनी सब्जेक्ट टीचर को सेंड करेंगे। ओके।